हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे सामान्य अध्ययन यानी कि जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न है, स्यादवाद सिद्धांत संबंधित है। तो हमें बताना है कि जो स्यादवाद सिद्धांत है वो किस धर्म से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है यहाँ पे जैन धर्म। ठीक है, जो स्यादवाद का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? ये संबंधित है जैन धर्म से। अब बात आती है कि जो स्यादवाद है ये है क्या, यानी कि जो स्यादवाद का सिद्धांत है ये क्या है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सापेक्षतावाद। ठीक है, सापेक्षतावाद यहाँ पे क्या होता है, स्यादवाद का शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का ये क्या एक सिद्धांत है। तो आपको याद रखना है कि सापेक्षतावाद सिद्धांत क्या है कि जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का जो सिद्धांत तो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है स्यादवाद का सिद्धांत। आपको याद रखना है। ठीक है, स्यादवाद सिद्धांत के अलावा जो हमारे यहाँ पे दो सिद्धांत और हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसमें एक है अनेकांतवाद का सिद्धांत। ठीक है, तो अनेकांतवाद का सिद्धांत ये भी किससे संबंधित है, जैन धर्म से। और एक और है इसमें, वो है सप्तभंगी सिद्धांत। ठीक है, सप्तभंगी सिद्धांत भी ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है यहाँ पे किससे, जैन धर्म से। तो आपको याद रखना है कि जैन धर्म से तीन सिद्धांत संबंधित हैं, स्यादवाद का सिद्धांत, अनेकांतवाद का सिद्धांत और सप्तभंगी सिद्धांत। ये तीनों किससे संबंधित हैं, ये संबंधित है यहाँ पे किससे, जैन धर्म से। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। तो हमें बताना है कि पहली ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। तो ये भेजा गया था नागार्जुन को। ठीक है, नागार्जुन क्या थे, एक बौद्ध भिक्षु थे जिनको प्रथम शताब्दी ईस्वी में कहाँ चीन भेजा गया था। अब बात आती है कि जो नागार्जुन है इन्हें क्या कहा जाता है, आपको याद रखना है, नागार्जुन को या भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो कभी आपसे एग्जाम पूछे कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है। और जो नागार्जुन थे ये कनिष्क के काल में थे। ठीक है, जो नागार्जुन थे कनिष्क के काल में थे। कनिष्क किस वंश का था, कुषाण वंश का था, और उसी के दरबार में यहाँ पे नागार्जुन रहते थे। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, सापेक्षिता का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया था, नागार्जुन के द्वारा दिया गया था। और जो नागार्जुन है इन्हें क्या कहा जाता है, शून्यवाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो नागार्जुन के बारे में आपको याद रखना है कि इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, और इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत भी दिया है। और साथ ही साथ नागार्जुन को शून्यवाद का क्या कहा जाता है, प्रवर्तक भी कहा जाता है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है ये मिलता है का नर्मदा घाटी में। ठीक है, नर्मदा घाटी में भारत में मानव का सर्वप्रथम क्या मिलता है, यहाँ पे साक्ष्य मिलता है, आपको याद रखना है। और नर्मदा घाटी में कहाँ मिलता है, आपको याद रखना है, एक जगह पड़ती है हथनौरा। ठीक है, एक जगह पड़ती है कहाँ, हथनौरा, यानी कि मध्य प्रदेश में। यहाँ से हमें क्या मिले हैं, सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य मिले हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है कहाँ, शांत घाटी में। ठीक है, शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और जो ये शांत घाटी है ये कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है केरल में। ठीक है, तो केरल में क्या पाई जाती है, यहाँ पे किस घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो शांत घाटी में पाई जाती है। अब कश्मीर घाटी नाम से समझ में आ रहा है कि ये कहाँ होगी, ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। सुरमा घाटी कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है कहाँ, असम में। ठीक है, और जो है फूलों की घाटी ये पड़ती है हमारे अपने उत्तराखंड में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कौन सी घाटी कहाँ पाई जाती है। ठीक है, अगला है यहाँ पे हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन में इनमें से कौन शामिल नहीं था। तो हमें बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं था। तो जो इसका राइट आंसर है यहाँ पे वो है भीमराव अंबेडकर। ठीक है, जो भीमराव अंबेडकर थे वो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे, जबकि महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू ये क्या थे, भारत छोड़ो आंदोलन में यहाँ पे शामिल थे। अगर हम बात करें यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन की, तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1942 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था,
था 1942 में हुआ था। उस टाइम में यहाँ पे जो वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड लिंथिंगो यहाँ पे क्या था उस टाइम पे भारत में वायसराय था। और जो उस टाइम पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री था वहाँ पे वो था कौन, चर्चिल। ठीक, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो आपको याद रखना है चर्चिल। और भारत में जो वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड लिंथिंगो। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, और जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था ये किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो आपको याद रखना है कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में यहाँ पे जो भारत छोड़ो आंदोलन था यहाँ पे ये क्या हुआ था, पारित हुआ था। तो आपको याद रखना है कि वर्धा अधिवेशन में ही भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था पारित हुआ था। अब जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसमें क्या हुआ था कि 8 अगस्त, ठीक है, आपको डेट भी याद रखनी है, 8 अगस्त सन 1942 को क्या हुआ था, मुंबई के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की जो हुई थी वो घोषणा हुई थी। ठीक है, इसी में क्या हुआ था कि 8 अगस्त की रात को ही क्या हुआ था, जितने बड़े नेता थे इन सभी नेताओं को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, रात के 12 बजे, जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन 0R। ठीक है, उसके बाद क्या था कि 9 अगस्त 1942 से इसको शुरू होना था, लेकिन सारे जो बड़े नेता थे उनको तो अरेस्ट कर लिया गया था। तो इसमें क्या था, एक महिला थी अरुणा आसफ अली, इन्होंने क्या की थी, भूमिगत रेडियो का यहाँ पे कार्य किया था। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ नेताओं को आपको याद रखना है कि किस किस जेल में बंदी किया था, पूछा जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो महात्मा गांधी थे, ठीक है, जो महात्मा गांधी थे इन्हें किस जेल में रखा गया था, तो महात्मा गांधी के साथ साथ इनको याद रखना है, इनकी जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, ठीक है, प्लस सरोजनी नायडू। ठीक है, इन तीनों को जो रखा गया था ये रखा गया था पुणे की आगा खां पैलेस में। ठीक है, पूना के आगा खां पैलेस में यहाँ पे इन्हें रखा गया था। उसके अलावा यहाँ पे जो राजेंद्र प्रसाद थे इन्हें पटना जेल में रखा गया था, और जो नेहरू थे इन्हें अहमदनगर किले में यहाँ पे रखा गया था। तो आपको याद रखना है कि किसको किस यहाँ पे जेल में रखा गया था। ठीक है, महात्मा गांधी, इनकी जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, और जो सरोजनी नायडू थी इन्हें आगा खां पैलेस में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में रखा गया था, और जो नेहरू थे इन्हें अहमदनगर किले में यहाँ पे बंद किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि विश्व व्यापार संगठन स्थापित हुआ। तो जो विश्व व्यापार संगठन है जो इसकी स्थापना हुई थी ये हुई थी 1 जनवरी 1995 को। तो ठीक है, डेट भी याद रखनी है आपको, 1 जनवरी 1995 को यहाँ पे जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि WTO, इसकी क्या हुई थी, यहाँ पे स्थापना हुई थी। और जो भारत था इसका जब से इसकी स्थापना हुई तब से जो भारत है इसका सदस्य बना हुआ है। तो कभी आपसे पूछे कि जो भारत है वो WTO का सदस्य कब बना, तो आपको याद रखना है जब से इसकी स्थापना है, यानी कि स्थापना से ही हम क्या है इसका सदस्य यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, और जो इसका मुख्यालय है यानी कि जो इसका हेडक्वार्टर है वो पड़ता है कहाँ, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ठीक है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में यहाँ पे WTO का यहाँ पे क्या मुख्यालय है। अब जो WTO है यानी कि जो विश्व व्यापार संगठन है इसका जो पहले नाम था वो क्या था, GATT, क्योंकि बाद में क्या हुआ इस GATT का ही नाम चेंज करके 1995 में इसको WTO नाम दिया गया था। तो जो GATT, इसका कभी पूछा जाता है कि WTO जो है इसकी पूर्ववर्ती संस्था का नाम क्या है, तो WTO की पूर्ववर्ती संस्था का नाम यहाँ पे क्या है, GATT है। ठीक है, जो GATT है जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1948 में हुई थी, और इस GATT का जो यहाँ पे नाम भी पूछा जाता है तो आपको याद रखना है GATT का जो पूरा नाम है वो है जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये इसका यहाँ पे क्या होता है, पूरा नाम है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि नरसिंहम समिति का संबंध है। तो जो नरसिंहम समिति है इसका जो संबंध है यहाँ पे वो संबंधित है बैंकिंग सुधारों से, और ये कब आई थी, 1998 में आई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, तो ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, अब जो 42वां संविधान संशोधन था ये कब हुआ था, ये हुआ था 1976 में। ठीक है, और जो संविधान में इनको जोड़ा गया था ये जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे यहाँ पे संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, भाग 4 के क में।
ठीक है, भाग एक एक नया भाग जोड़ा था, वो था भाग 4 और अनुच्छेद जोड़ा गया था 51 का ए। ठीक है, इसमें यहाँ पे हमारे मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। जो जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है, इसने जो मूल कर्तव्य की बात करी थी, इसने 8 मूल कर्तव्य की बात करी थी, लेकिन बाद में सरकार ने इन्हें बढ़ा के कितना कर दिया था, इन्हें कर दिया था 10। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो टोटल कितने 11 हैं। तो जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 46वां संविधान संशोधन 2002 में। तो आपको याद रखना है कि हमारे पहले कितने मूल कर्तव्य थे, 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य की बात करी थी, लेकिन सरकार ने इसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े थे। और जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था वो था 46वां संविधान संशोधन 2002 में। और जो ये 11वां मूल कर्तव्य मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो 11वां मूल कर्तव्य है ये किसकी बात करता है, ये बात करता है शिक्षा की। ठीक है, ये कहता है कि जो अभिभावक हैं यानी कि जो माता पिता हैं वो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को यहाँ पे शिक्षा क्या कराए, उपलब्ध करवाए। ठीक है, तो अनिवार्य शिक्षा की यहाँ पे बात करता है, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है जीवी मावलंकर। ठीक है, तो जीवी मावलंकर हमारी प्रथम लोकसभा के क्या थे, यहाँ पे अध्यक्ष थे। ठीक है, अब बात करी जाए कि अध्यक्ष तो हमें पता है कि जीवी मावलंकर थे, और यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि तो उपाध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम लोकसभा के जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, तो आपको ये भी याद रखना है श्री एम अनंत शयनम अयंगर। ठीक है, तो एम अनंत शयनम अयंगर क्या थे, हमारे प्रथम क्या थे लोकसभा के उपाध्यक्ष थे, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करी जाए लोकसभा के गठन की, तो आपको याद रखना है कि क्या हुआ था, हमारे जो पहली बार भारत में आम चुनाव हुए थे ये कब किस तिथि को हुए थे, तो याद रखना है आपको 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी, ठीक है, 1952 तक भारत में क्या हुए थे, पहले आम चुनाव हुए थे। इसके बाद क्या होता है, लोकसभा का जो होता है गठन होता है, ये कब किया जाता है, ये किया जाता है 17 अप्रैल। ठीक है, 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। और जिसका पहला सत्र चलता है ये कब चलता है, ये चलता है 13 मई। ठीक है, डेट भी याद रखनी है आपको, 13 मई 1952 को लोकसभा का पहला यहाँ पे सत्र क्या होता है, चलता है। तो 17 अप्रैल को तो गठन हुआ है, ये अलग अलग चीज़ है, और 13 अप्रैल को इसका पहला सत्र चला था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, यहाँ पे जीवी मावलंकर ने करी थी। और इसके जो उपाध्यक्ष चुने गए थे वो कौन चुने गए थे, एम अनंत शयनम अयंगर इसके पहले उपाध्यक्ष चुने गए थे, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो कौन है, वो है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का क्या कहा जाता है, यहाँ पे गार्जियन यानी कि यहाँ पे पिता भी से कहा, अभिभावक भी से यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, अब अगर मान लो कि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो क्या करता है सर्वोच्च न्यायालय, उसे यहाँ पे संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, अब जो हमारे मौलिक अधिकार है इसकी जो हमने अवधारणा ली है ये हमने कहाँ से ली है, ये हमने लिए कहाँ से, अमेरिका से। तो कभी आपसे पूछे कि हमने मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली है, तो हमने अमेरिका से ली है। तो मौलिक अधिकार किस भाग में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हमें मूल अधिकारों का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया। तो भारत के संविधान में जो प्रथम संशोधन किया गया था ये किया गया था 1951 में। ठीक है, 1951 में यहाँ पे पहला संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, और ये किससे संबंधित था, ये संबंधित था भूमि सुधार से। ठीक है, किससे संबंधित था, ये संबंधित था भूमि सुधार से। और इसी के तहत हमने एक अनुसूची भी जोड़ी थी, वो थी भाई 9वीं अनुसूची। ठीक है, 9वीं अनुसूची। तो कभी आपसे पूछे कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो जो 9वीं अनुसूची संबंधित है यहाँ पे भूमि सुधार से संबंधित है। इसको हमने पहले संविधान संशोधन के तहत 1951 में यहाँ पे जोड़ा था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि आधुनिक भारत के पिता के नाम से जाने जाते हैं। तो आधुनिक भारत के पिता के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है किसको, राजा राममोहन राय को। ठीक है, राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। ठीक है, अब इन राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त,
ठीक है। 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में यहाँ पे ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की करी थी इन्होंने, स्थापना करी थी कहाँ, कलकत्ता में। तो अगर अभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और कब की गई थी, इन्होंने 1828 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और 1829 में, ठीक है, 1829 में इन्होंने विलियम बेंटिक की सहायता से यहाँ पे सती प्रथा का भी क्या किया था, इन्होंने यहाँ पे अंत किया था। ठीक है, अब जो राजा राममोहन राय हैं, इनकी दो फेमस किताबें आपको याद रखना है। एक है इनकी क्या, संवाद कौमुदी, मोस्ट इंपोर्टेंट है इनका संवाद कौमुदी। ठीक है, तो ये किसकी है, ये भी राजा राममोहन राय की है। और एक है इनका जो पत्र है वह मीरातुल अखबार। ठीक है, तो मीरातुल अखबार ये भी किसका है, यहाँ पे राजा राममोहन राय का है, आपको याद रखना है। और एक है इनका संजीवनी पत्र जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपको तीनों याद रखने हैं, संवाद कौमुदी, मीरातुल अखबार और संजीवनी, ये तीनों किसके हैं, राजा राममोहन राय के हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पे प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे वो कौन थे, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग यहाँ पे प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा कब बनाई गई, तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन किया गया था, ये किया गया था 1936 में। और ये कहाँ किया गया था, ये किया गया था कहाँ, लखनऊ में। ठीक है, तो ये कहाँ किया गया था, ये किया गया था लखनऊ में। और किसके द्वारा किया गया था, स्वामी सहजानंद। ठीक है, स्वामी सहजानंद। और इनके साथ एक और नाम आता है, वो आता है एनजी रंगा। ठीक है, स्वामी सहजानंद और एनजी रंगा के द्वारा 1936 में लखनऊ में यहाँ पे भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था, जिसमें जो सहजानंद थे इनको इसका अध्यक्ष यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये किसे जाना जाता है, ये जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे दादा भाई नौरोजी की, तो दादा भाई नौरोजी यहाँ पे क्या थे, पहले ऐसे फारसी थे जिन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, ये पहले ऐसे फारसी थे जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। और एक कब बनाया गया था, 1886 में। ठीक है, 1886 में दादा भाई नौरोजी को यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया था। और इन्हें 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। एक बार चुना गया था 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में, दूसरी बार इन्हें चुना गया था 1893 में लाहौर अधिवेशन में, और तीसरी बार जो इन्हें चुना गया था 1906 में दोबारा से कलकत्ता अधिवेशन में। तो आपको याद रखना है, दादा भाई नौरोजी ने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी है, 1886 में, 1893 में और 1906 में। ठीक है, अब जो दादा भाई नौरोजी थे इन्होंने किया था 1867 में। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट फेमस बुक है, ठीक है, जिसका नाम है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में यहाँ पे इन्होंने धन निष्कासन का भी यहाँ पे क्या दिया था, इन्होंने सिद्धांत दिया था, आपको याद रखना है। तो एग्जाम में अक्सर ये बुक पूछी जाती है कि पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है, तो दादा भाई नौरोजी की है। इन्होंने 1867 में किया था, धन निष्कासन का यहाँ पे इन्होंने क्या दिया था, सिद्धांत भी यहाँ पे दिया था, आपको याद रखना है। ठीक है, और इनकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे समाचार पत्र है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है यहाँ पे रास्ता गुफ्तार। ठीक है, रास्ता गुफ्तार। ठीक है, तो ये गुजराती भाषा में है। तो पूछा जाता है कि जो रास्ता गुफ्तार समाचार पत्र है किसका है, तो ये भी दादा भाई नौरोजी का है। और ये किस भाषा में है, ये गुजराती भाषा में, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है, तो जो गुरु नानक का जन्म स्थान है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो गुरु नानक का जन्म हुआ था वो पाकिस्तान के जो पंजाब जिले के कहाँ हुआ था, तलवंडी में। ठीक है, पाकिस्तान के तलवंडी जिले में यहाँ पे ये हुआ था, आपको याद रखना है। तो इनमें से इसका आंसर यहाँ पे कोई भी नहीं है। ठीक है, अगला है यहाँ पे कि जिस अंग्रेजी सेना के विरुद्ध टीपू सुल्तान की लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, उस अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो जिस अंग्रेजी सेना के विरुद्ध टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी उस अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था, वो कर रहा था लॉर्ड वेलेज़ली। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा ही यहाँ पे क्या होता है, टीपू सुल्तान की यहाँ पे मृत्यु होती है, कब, 1799 ईस्वी में। ठीक है, इसी लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा यहाँ पे टीपू सुल्तान की क्या होती है, यहाँ पे
मृत्यु होती है। अब जो टीपू सुल्तान है इसे क्या कहा जाता है, इसे शेर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है इसने क्या किया था, जो टीपू सुल्तान है इसने अपनी इसकी जो राजधानी थी यहाँ पे, इसने अपनी राजधानी में यहाँ पे क्या लगाया था, स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था, आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जैकोबियन क्लब का सदस्य भी था। तो जो टीपू सुल्तान था ये क्या था, जो फ्रांसीसियों का जो क्लब था जैकोबियन क्लब, उसका ये यहाँ पे क्या था, सदस्य भी था। अब हुआ क्या था कि जो मैसूर था, ठीक है, जो मैसूर था, ठीक है, मैसूर और जो यहाँ पे अंग्रेज़ थे यानी जो ब्रिटिश थे, तो मैसूर और ब्रिटिशों के मध्य क्या हुए थे, 4 यहाँ पे युद्ध हुए थे, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें कहा था आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध। तो जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये हुआ था 1767 से लेके 69 तक। ठीक है, जिसमें उस टाइम पे जो उसका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, उस टाइम पे जो मैसूर के जो शासक थे वो कौन थे, वो थे हैदर अली। ठीक है, याद रखना है हैदर अली थे। और जो ब्रिटिश सेना का इसमें नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे जॉन कार्टियर। ठीक है, जॉन कार्टियर ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और मैसूर का जो नेतृत्व कर रहे थे उस टाइम पे, मैसूर के जो शासक थे वो कौन थे यहाँ पे, वो तो हैदर अली। ठीक है, और जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध यहाँ पे जो समाप्त हुआ था ये हुआ था मद्रास की संधि के तहत। ठीक है, अब जो दूसरा यहाँ पे युद्ध होता है ये होता है कब, 1780 से लेके 84 तक। ठीक है, 1780 से लेके 84 तक जहाँ पे दूसरा क्या होता है, यहाँ पे आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इसी दौरान क्या होता है यहाँ पे, 1782 में क्या होता है, यहाँ पे हैदर अली की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जो मैसूर का जो यहाँ पे शासक बनता है वो कौन बनता है, टीपू सुल्तान बनता है। ठीक है, और जो दूसरा यहाँ पे आंग्ल मैसूर युद्ध था इसमें जो यहाँ पे अंग्रेज था वो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, और यहाँ पे मैसूर का जो सुल्तान था वो कौन था, टीपू सुल्तान। और जो ये युद्ध समाप्त हुआ था ये हुआ था मंगलौर की संधि के तहत। ठीक है, तो ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, ये हुआ था मंगलौर की संधि के तहत। और जो तीसरा यहाँ पे युद्ध होता है, ठीक है, तीसरा जो युद्ध होता है ये होता है 1790 से 1792 के बीच में। ठीक है, तीसरा जो होता है ये कब से कब तक होता है, तीसरा जो होता है ये होता है 1790 से लेके 1792 तक होता है, जिसमें जो मैसूर का शासक टीपू सुल्तान होता है और जो ब्रिटिश होता है वो होता है कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और जो इसकी संधि के तहत समाप्त होता है ये होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है। और जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है इसमें क्या होता है, टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कब, 1799 में। ठीक है, तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत यहाँ पे टीपू सुल्तान की यहाँ पे क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। तो जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था ये लड़ा गया था 1757 में। ठीक है, 1757 में यहाँ पे प्लासी का क्या युद्ध लड़ा गया था, ये लड़ा, और इसकी डेट भी आपको याद रखनी है, ये लड़ा गया था 23 जून। ठीक है, 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के किनारे यहाँ पे प्लासी का जो युद्ध था वो रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव प्लस सिराजुद्दौला, ठीक है, जो यहाँ पे बंगाल का नवाब होता है सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच में प्लासी का युद्ध यहाँ पे क्या हुआ था, लड़ा गया था। जिसमें क्या होता है यहाँ पे, जो उस टाइम पे वहाँ पे क्या होता है, मीर जाफ़र होता है वो क्या करता है, गद्दारी कर देता है। और मीर जाफ़र की गद्दारी की वजह से यहाँ पे जो सिराजुद्दौला होता है वो क्या हो जाता है, मारा जाता है। और सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद जो यहाँ पे नवाब बनता है वो कौन बनता है, मीर जाफ़र बनता है। एग्जाम में अक्सर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें जो सिराजुद्दौला था इसकी तरफ से एक सेना जो थी वो इसके प्रति वफादार रही थी, तो उसमें अक्सर नाम पूछा जाता है। एक था इसमें क्या, इसमें एक था यहाँ पे मोहन लाल, ठीक है, मोहन लाल और प्लस मीर मदान। ठीक है, मीर मदान ये दोनों की जो इनकी नीति इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे। इसमें क्या होता है यहाँ पे जो मीर मदान होता है इसमें ये क्या होता है, मारा जाता है। इनकी संयुक्त सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे ये क्या थे, यहाँ पे सिराजुद्दौला के प्रति यहाँ पे क्या थे, वफादार थे, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पहला फैक्ट्री अधिनियम लागू हुआ। तो पहला फैक्ट्री अधिनियम जो लागू हुआ था ये हुआ था कब, 1881 में। ठीक है, और ये किसके काल में हुआ था, तो ये हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, लॉर्ड रिपन के काल में ही पहला फैक्ट्री अधिनियम यहाँ पे लागू हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, बेलूर मठ संबंधित है। तो जो बेलूर मठ है ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है किसे, स्वामी विवेकानंद से। ठीक है, बेलूर मठ किससे संबंधित है, स्वामी विवेकानंद से यहाँ पे संबंधित है। और स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था, जो स्वामी विवेकानंद थे इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। ठीक है, राम
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और इन्होंने कब करी थी? ये इन्होंने करी थी कब? 1 मई 1897 को। ठीक है, 1 मई 1897 को कलकत्ता में यहाँ पे इन्होंने रामकृष्ण मिशन की यहाँ पे स्थापना की गई थी। और इन स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था, इन्हें बचपन का नाम क्या था इनका? ये था नरेंद्र दत्त। एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम था यहाँ पे नरेंद्र दत्त, आपको याद रखना है। ठीक है, और इनके यहाँ पे 3 यहाँ पे पत्र पूछे जाते हैं एग्जाम में, राजयोग, ठीक है, कर्म योग और ज्ञान योग, इनके 3 यहाँ पे क्या है? प्रमुख क्या थे यहाँ पे इनकी? समाचार पत्र भी थे, आपको याद रखना है। ठीक है, ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।